अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ये अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है जो कि 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। सबसे पहला स्पृष्टम, या इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं तो स्पर्श बोल देते हैं, स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण बोलेंगे। कई कबार इनको स्पर्श व्यंजन भी बोल दिया जाता है, केवल क्योंकि 25 के 25 स्पर्श व्यंजन जो क से म तक है वो 25 की 25 इसमें शामिल है स्पर्श व्यंजन। हमने कहा था कि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुख में से हवा जब बाहर आती है तो हवा या जीभ कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुखावयव को, कंठ को, तालु को, दंत को, मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो सबसे पहला विभाजन, सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्पर्श वर्ण या स्पृष्टम। कादयो मावसानम स्पर्शः। अब ये संस्कृत की परिभाषा है, पढ़ लो ठीक है, ना पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हो जाए याद तो ज्यादा अच्छा है। कादयो मावसान, क आदयो यानी आदि, क जिसके आदि में है और मां जिसके अवसान में है, अवसान यानी अंत में। तो ये तो हमें पता ही है का से मां तक के, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, वही स्पर्श वर्ण है। तो सूत्र कादयो माव से ये ज्यादा टफ लग रहा है, आप इतना ही पढ़ लेना भाई कैसे मैं तक स्पर्श वर्ण होते हैं। तो ये 25 के 25 स्पर्श वर्णों को स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है, याद हो जाएगा। दूसरा है ईशत स्पृष्टम, ये तो था स्पर्श, या ईशत का मतलब होता है थोड़ा। ईशत का मतलब क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा। स्पृष्ट यानी छूना, स्पर्श करना यानी थोड़ा छूना या कम छूना या कम स्पर्श करना। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वो अवयवों को, मुखावयवों को बहुत हल्का सा छूते हैं, वो है य र ल व। अब क्यों छूते हैं ये हल्का सा? वैसे तो सही मायने में तो ये स्वर ही, स्वरों से ही निर्मित है, और स्वर जो है मुखावयव से जब निकलते हैं तो अवाद रूप से निकलते हैं, आ ई उ, वो टच ही नहीं करते किसी चीज को ज्यादा। पर ये क्योंकि व्यंजन में शामिल है इसलिए य र ल व ये अंतस्थ वर्ण भी कहलाते हैं। यणो अंत अंतस्थ, ये 4 वर्ण है, य र ल व। आप इनको ऐसे ही याद रख लेंगे कि ईशत स्पृष्ट यानी जो ऐसे वर्ण जो बहुत कम छूते हैं, उनको कम स्पर्श करते हैं, य र ल व वर्ण को ईशत स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। तीसरा जो भेद है वो है ईशत विवृतम। ईशत यानी थोड़ा, विवृत यानी होता है खुलना। ईशत विवृतम यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख जो है बहुत कम खुलता है, थोड़ा ही खुलता है, वो वर्ण है 4, श, श, स, ह। इनके उच्चारण में वर्ण एकदम कम खुलता है और इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। कौन से? ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण। संस्कृत में इनको शल वर्ण भी बोलते हैं, स से प्रारंभ होते हैं, इनको यण बोलते हैं, इनको शल बोलते हैं। तो शल ऊष्माणा ये शल वर्ण है जो ईशत विवृत है, यानी कि इनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है। विवृत यानी खुलना, थोड़ा खुलना। अब यहाँ पे तो मुख कम खुलेगा, या स्पर्श कौन? मुख थोड़ी करेगा, जीभ करेगी। तो ये तो जीभ के प्रयत्न है, ये मुख का प्रयत्न है। ये विवृतम यानी कि यहाँ पे खुलता है ज्यादा, खुलना। अब यहाँ पे ज्यादा तो लिखा नहीं है, तो विवृत का मतलब होता ही खुलना है। तो सभी स्वर जो है जिनको अच स्वरः, अच कहा जाता है, स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है, अ से प्रारंभ होते हैं इसलिए। ठीक है, अब जब माहेश्वर सूत्र आप पढ़ोगे तो इनका क्लियर हो जाएगा। आप देख लेना एक बार कोई क्लास लेके माहेश्वर सूत्र की। बाकी हिंदी के विद्यार्थियों को इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विवृतम, सारे स्वरों को विवृतम कहा जाता है। 11 के 11 स्वर हैं जो विवृत माने गए, यानी कि इनके उच्चारण में मुख खुलता है, अ, आ, ई, उ ऐसे। और बाकी जब प्रयास करता है और चीजों में तो यहाँ कम खुलता है, श, श, स, ह, यहाँ कम मुख खुलता है। ठीक है, तो ये सारे स्वर हो गए। अब अगला है संवृतम। संवृत का मतलब होता है बंद। अब बंद से तो किसी भी वर्ण का उच्चारण, मुख को बंद करके आप उच्चारण करके बता दो, तो उस दृष्टि से तो गलत है, मुख को बंद करके उच्चारण नहीं होगा। लेकिन यहाँ बंद का मतलब होता है कम खुला हुआ, कम खुला हुआ, संवृतम। अब यहां पे देखिए ह्रस्व जो ए है, ह्रस्व ए यानी छोटा वाला जो ए है, जिसको अवग्रह कहा जाता है। अवग्रह ऐसे लगता है, ये एस की तरह निशान लगता है इसका। तो
ह्रस्व ए जो है अवग्रह, उसको संवृतम कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण एकदम संवृत, यानी मुख जो है लगभग बंद रहता है और तुरंत से झटाक से उसका उच्चारण हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर यहां जब स्वर की बात की थी तब तो हमने स्वरों को यहां शामिल कर लिया, यहां तो मुख ज्यादा खुल रहा है और अवग्रह यहां पे ये भी एक ही रूप है, यहां मुख एकदम से ज्यादा कैसे खुल जाएगा? ये संस्कृत के नियम है। बस आपको ये मान लो कि ये चीजें करके मत देखना, इन चीजों को आप रटना। संवृतम यानी ह्रस्व ए जो अवग्रह के रूप में लिखा जाता है तो उसको संवृत कहते हैं। लेकिन प्रक्रिया दशायाम विवृतेमेव, लेकिन प्रक्रिया दशा में, अब प्रक्रिया दशा ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है संस्कृत का, तो प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव का मतलब होता है, प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब हम बोलने की अवस्था में आते हैं तो वो ए भी कैसा हो जाता है? विवृतमेव, वो विवृत भी होता है। मूलतः संस्कृत में संवृतम होता है ह्रस्व ए अवग्रह रूप में, लेकिन प्रक्रिया दशा में जब उसका प्रयोग होता है तो वो विवृतम भी कहलाता है। प्रश्न इस समय से हमारे हिंदी में तो नहीं आएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये याद रखेंगे स्पृष्टम, ईशत स्पृष्टम, ईशत विवृतम, विवृतम और संवृतम, ये 5 प्रकार हैं जो कि अभ्यंतर प्रयत्न है उच्चारण स्थान, सॉरी उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न भी कौन सा? अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के हिसाब से ये 5 भागों में बांटा गया है। अब याद रखेंगे, नेट की परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था कि प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, तो 16 भेद है टोटल। एक तो 5 और 11, टोटल कितने हैं? 16। तो आंसर था 16। अब उसमें यह नहीं पूछा कि अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, तो टोटल करना था तो 16 है। अगर पूछता अभ्यंतर प्रयत्न तो 5, और अगर वो पूछता बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने हैं तो ये 11। चलिए अब अंत में बस वही बचा है अपना कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं। एक बार आप ये देख लो स्क्रीन, पहले स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और हमने अभी बताया भी था कि प्रयत्न का मतलब क्या होता है कि शब्द वर्णों के उच्चारण के प्रारंभ से लेकर अंत तक जो प्रयास किया जाता है मुखावयवों द्वारा वो यत्न या प्रयास कहलाता है। अभ्यंतर प्रयत्न में आंतरिक प्रयत्न होता है जो कि हमें अंदर के, वैसे तो मुखावयव सारे अंदर ही होते हैं, तो अंदर जो हमारे मुखावयव मुख्य रूप से काम करते हैं, तो जीभ काम करेगी, छुएगी, टच करेगी, या मुख खुलेगा या बंद होगा। लेकिन बाहर जब उन चीजों का स्फोट होता है, बाहर जब उच्चारण होता है स्फोटवाद के नियम से, तो उस प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला प्रयास या यत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अंत का मतलब जैसे ही बोला अ, जैसे ही बोला आ, जैसे ही बोला क, तो जैसे ही वाणी से वो बाहर आता है तो वो किस प्रकार का स्वर कर रहा है, किस प्रकार की आवाज कर रहा है, किस प्रकार हमारे कंठ का फैलाव हो रहा है। कंठ का फैलाव भी इसमें देखा जाता है। इसमें अल्प प्राण महाप्राण भी इसके भेद हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं भाई? 11 भेद है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब 11 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विवार, दूसरा है श्वास, तीसरा है अघोष। अब इनको एक एक डब्बे में बंद कर रखा है, इनका भी लॉजिक है। चौथा है संवार, पांचवा है नाद, छठवां है घोष, सातवां है अल्पप्राण, आठवां है महाप्राण, नवां है उदात्त और 10वां है अनुदात्त और 11वां है स्वरित। आप हिंदी की कोई क्लास ले लेना, उसमें बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का ये भेद बताया ही नहीं जाएगा। उसमें बताएंगे ईशत स्पृष्ट, इस तरह के भी बता देते हैं। कई बार तो प्रकंपित लुंठित उन शब्दों को भी बता देते हैं, हालांकि वो भी एक प्रकार का प्रयत्न है। पर संस्कृत में मूल रूप से जो बाह्य प्रयत्न माने गए वो ये 11 है और 11 ही करने। याद देखो विवार, विवार देखिए विवार है, श्वास है, अघोष है। इनको एक वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 3 प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार के हैं तो सही, पर इन तीनों में एक ही तरह के वर्ण काउंट होंगे, यानी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण। अब ये वर्गीय व्यंजन क्या बीमारी है आपको अब तो पता चल ही गया होगा। क ख ग घ अंगा, कचट तब लिख लेता हूं पहले मैं।
ये साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, आइडिया ले लेना। त थ द ध न प फ ब भ म, सब में हलंत है। अगर किसी में नहीं लगा पाया हो तो ध्यान रखना, आप देख लेना, सब में इनमें हलंत लगा हुआ है। ये कचट तप। अब बात ये है मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है कि ये तो है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पंचम। हमने पढ़ा था कि इसको प्रथम वर्ण, इसको द्वितीय ऐसे बोलते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि विवार जो है वो विवार श्वास और अघोष में वर्गीय व्यंजन का प्रथम और दूसरा, यानी कि ये वाले सारे विवार में शामिल हो गए। क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सारे के सारे आ जाएंगे। और इसके अलावा ये तीनों वर्ण श श स, इन सबको विवार विवार श्वास और अघोष में काउंट किया गया है। अब ये बाह्य प्रयत्न है, यानी कि जैसे ही उच्चारण होता है तो ये विवार का मतलब होता है वर्णों के उच्चारण में कंठ का फैलाव। वर्णों के उच्चारण में कंठ का फैलाव लिख लें आप यहां पे, वर्णों के उच्चारण में कंठ का जो फैलाव होता है वो तो कहलाता है विवार। और यह संवार में होता है वर्णों के उच्चारण में कंठ का सिकुड़ना या संकुचन। संवार का मतलब होता है संकुचन। अब ये देखिए कि ये विवार वर्ण जो है क ख ग क ख च छ, इनको विवार कहा गया क्योंकि इनके उच्चारण में कंठ थोड़ा फैल जाता है। श्वास का इसका मतलब यह है क्योंकि क जैसे इनके उच्चारण में ज्यादा श्वास में अवरोध नहीं होता, फैलती है ना श्वास, इसलिए अवरोध कम होता है। यह क ख और ग को बोल के देखोगे आप, क ख तो आराम से बोलेगा, ग में ऐसा लगेगा जैसे आवाज अंदर की तरफ खिंच रही है। क्या ग में बाहर की तरफ, ख में बाहर की तरफ, ग में नहीं बाहर, ग में अंदर की तरफ जाएगा। तो ग घ य, ये वर्ण इसमें आ जाएंगे संवार नाद और घोष में। अघोष वर्ण भी आपको याद ही है कि सारे के सारे ये अघोष वर्ण हमने पढ़े थे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये संवार, अच्छा बाह्य प्रत्यय की दृष्टि से ये घोष और अघोष वर्ण, अघोष गण हमने देखे थे। बाह्य प्रत्यय की दृष्टि से घोष और अघोष, ये घोष और अघोष, इसके अलावा अल्प प्राण और महाप्राण, केवल इन ही 4 प्रकारों को जनरली बताया जाता है। इनको नहीं बताया जाता, उसके पीछे कारण ये है कि इनका प्रयोग बहुत माइन्यूटली, बहुत कम होता है और केवल संस्कृत में ही इनका ज्यादा प्रयोग होता है। ये नाद है, श्वास है, ये हमारे हिंदी में नहीं चलते हैं। पर आप जैसे ही याद रखना इनको क्रम से, विवार श्वास अघोष, इसमें ये तीनों सारे के सारे वर्ण आ जाएंगे, सारे अघोष वर्ण। संवार नाद और घोष, अब देखो नाद और घोष का मतलब तो एक ही है, अलग करने की क्या जरूरत है। नाद का मतलब भी गूंज ही है, घर्षण है, और घोष का मतलब भी वही है। और संवार का मतलब होता है संकुचन। इन वर्णों के उच्चारण में कंठ जो है थोड़ा संकुचित होता है, जैसे ग घ य र ल। अब इनमें तो फैलता है, क के उच्चारण में थोड़ा ज्यादा खुलता है और फैलता है, इनमें कम खुलेगा। तो 345 है, ये कहलाते हैं संवार नाद और घोष। इसके अलावा अल्प प्राण है, सूत्र याद ही आपको, 135 है, अल्प प्राण है, ठीक है। इसके अलावा महाप्राण है, दूसरा चौथा श है, ये महाप्राण वर्ण है। महाप्राण को इसमें से, हाँ, ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये अलग तरह के वेद है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनमें ये वाले वर्ण जो है यानी कि एकदम मधुर वर्ण है, इसलिए इनका नाम उदात्त। अनुदात्त का मतलब जब इनका प्रयोग जो है कम, ऐसे नीचे इनके मात्रा लग जाती है इस तरह की, और स्वरित में इनके ऊपर ऐसे 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 बिंदी लग जाती है। ये संस्कृत में चलते हैं, पर आपको इनका नाम जरूर याद रखना है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, समझ में आ गई होंगी ये चीजें कि किस प्रकार से बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया हुआ है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो, ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी और लगभग ये कंप्लीट हो गया है। हमने जो वर्णमाला के जो चैप्टर पढ़े थे वो सारे इसमें लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि वर्णमाला की ये क्लास आपको समझ में आ गई होंगी। और अब नेक्स्ट मंडे को आपकी क्लास होगी 5:30 से 6:30 बजे के बीच में, तो उसमें हम नया कोई टॉपिक लेकर के आएंगे। अब सबसे पहले हम जो हमने वर्णों के भेद पढ़े थे, आपको याद होगा, विकारी वर्णों के जो भेद पढ़े थे हमने, विकारी, और उनमें संज्ञा, विकारी और अविकारी याद है ना आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया,
ये सारे हमने पढ़े थे, तो इनको हम स्टार्ट करेंगे विकारी और फिर करेंगे अविकारी। ये रहेगा क्रम हमारे पढ़ने का। और जैसा कि आपको पता है कि रीट एग्जाम के लिए तो अब एक तरह से सिलेबस मेन मुख्य परीक्षा का घोषित हो ही चुका है, तो आप लोग अब अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं सोमवार को 5:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।